जैसे कि जो सैम है उसके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो सैम की बहन है वो उनकी जो पारिवारिक पिता की जो बोट है उसे बेचना चाहती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, पर सैम कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये हमारे परिवार की निशानी है, इसे हम नहीं बेच सकते। हालांकि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हास्यास्पद लगी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो सैम अपनी पारिवारिक निशानी को बचा कर रखना चाहता है क्योंकि भाई उसके पिता के खून पसीने की वो कमाई है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, एक ऐसे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, या फिर सपोर्ट करने की अपेक्षा हम ये कह सकते हैं कि उनको वो डिफेंड कर रहा है या उनके उद्देश्य को वो सही मान रहा है, उस ग्रुप के जो ग्रुप दूसरों की खून पसीने की कमाई पर कब्जा करके बैठा है। तो भाई सैम भैया को अपनी वोट उन रिफ्यूजीज को दे देनी चाहिए या अपना घर उन रिफ्यूजीज को दे देना चाहिए। वहां पर तो वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण रो रहे हैं, तो भाई जो 5 वर्ष के बाद लोग वापस आए हैं उनके भी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना। ये जो सीरीज़ है इसके बाद मैंने यूट्यूब पर कुछ बच्चों के रिव्यूज़ भी देखे जिनके जो सुपर हीरो मूवीज़ के ही रिव्यूज़ वगैरह करते हैं, और मैंने देखा कि ओम नारायण 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 नारायण। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर मार्वल के फेज 4 की दूसरी वेब सीरीज़ है जिसमें लगभग 45 से 50 मिनट के 6 एपिसोड्स है, जिन्हें एक एक करके 19 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में हर हफ्ते रिलीज़ किया गया। भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर और भारत के बाहर केवल डिज्नी प्लस पर। कल रात को ही मैंने सीरीज़ को देखकर कंप्लीट किया और बहुत सारी बातें मुझे आप सबके साथ में करनी है इस सीरीज़ के बारे में, तो ये वीडियो आप आखिर तक प्लीज़ पूरा ज़रूर देखना। इस सीरीज़ को हम एक पॉलिटिकल थ्रिलर भी कह सकते हैं क्योंकि इसके मेकर्स ने बहुत ही स्पष्टता से, बहुत ही खुलकर कम्युनिज्म और सोशलिज्म को इस सीरीज़ के माध्यम से प्रमोट किया है। और ऐसा शायद पहली बार मैंने किसी MCU की फिल्म में देखा है कि उन्होंने इतनी स्पष्टता से किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अपनी सीरीज़ या फिल्मों के माध्यम से प्रमोट किया हो। हाँ, इसके पहले भी हमने पॉलिटिक्स देखा है सिविल वॉर वगैरह में, पर वो बिल्कुल ही नगण्य था। वहाँ पर उनका पूरा का पूरा फोकस जो था वो एक्शन पर ही था, पर यहाँ पर अगर इस सीरीज़ को हम देखें तो उनका पूरा का पूरा फोकस कम्युनिज्म और सोशलिज्म को प्रमोट करने पर ही था। उसी प्रकार से उन्होंने इस सीरीज़ के सारे कैरेक्टर्स को डेवलप किया है, और ऐसा होने के पीछे शायद 2 कारण हो सकते हैं कि क्यों इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंटेंट अभी हमें इस सीरीज़ में देखने को मिला है। तो पहला कारण ये हो सकता है कि पहले की जो फिल्में थी वो बहुत बिग बजट फिल्में थी, उन्हें उन फिल्मों को थिएटर में रिलीज़ करना था, उसके लिए उन्हें ऑडियंस चाहिए थी, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना था, एक फैन बेस मार्वल को शुरुआत में क्रिएट करना था। और अगर पहले ही इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स पर वे फिल्में बनाने लग जाते तो वे अपना एक फैन बेस क्रिएट नहीं कर पाते, ऑडियंस को अपनी तरफ वे उतना नहीं खींच पाते। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि अभी मैनेजमेंट चेंज हो गया है, डिज्नी के पास सारे के सारे राइट्स आ गए हैं, तो शायद इस मैनेजमेंट के बदलाव का भी परिणाम हमें उनके कंटेंट पर देखने को मिल रहा है। वैसे देखिए, मैंने जो सीरीज़ देखी है उसके अनुसार मैं अपना रिव्यू करने वाला हूँ। मैंने कोई कॉमिक बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी है, नहीं तो कई सारे मित्र नीचे कमेंट करते कि भाई कॉमिक बुक में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है। भाई मैंने सीरीज़ देखी है, कोई कॉमिक बुक वगैरह नहीं पढ़े, और जो मैंने सीरीज़ में देखा है उसके अनुसार मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो द ब्लिप के जो 5 वर्ष थे उसके ठीक बाद से इस सीरीज़ की शुरुआत होती है, यानी थैनोस ने चुटकी बजाकर जो आदि दुनिया को खत्म कर दिया था वो अभी 5 वर्ष के बाद में वापस आ चुकी है, और इस कारण से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम्स क्या है ये उन्होंने कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है, विजुअल्स के माध्यम से कम इन प्रॉब्लम्स को हमारे सामने नहीं रखा है। हाँ, कुछ डायलॉग्स के माध्यम से हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि भाई आखिर ये प्रॉब्लम्स है क्या है ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारे सीरीज़ का जो सबसे मेन विलन है उनका एक ग्रुप है फ्लैग स्मैशर्स नाम का, जो एक एंटी पेट्रियोटिक, एंटी नेशनलिस्ट ग्रुप है। ये शब्द मेरे नहीं है, इस ग्रुप के बारे में अगर आप गूगल पर, विकिपीडिया पर वगैरह पढ़ेंगे तो ऑफिशियली इस ग्रुप के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। एंटी पेट्रियोटिक और एंटी नेशनलिस्ट ये ग्रुप है, यानी एक कम्युनिस्टों का ये ग्रुप है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस ग्रुप का ये कहना है कि भाई ये जो 5 वर्ष थे द ब्लिप के, ये बहुत मज़ेदार थे, वही 5 वर्ष हमें ऐसा ही जीना है, वही वापस चाहिए हमें 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष के बाद में जो लोग वापस आ गए हैं, जो गायब हो गए थे, उनके आने के कारण हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं ये मैं पूरी सीरीज के दौरान समझने की कोशिश करते कि भाई प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं, दिखाओ तो सही भाई, दिखाओ हमें कहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है इन लोगों को। तो ये जाकर हमें पता चलता है 6ठे एपिसोड में। वहाँ पर देखिए सैम ने द फाल्कन ने, या जो अभी कैप्टन अमेरिका बन चुका है, उसने एक बहुत ही फ़नी मजाकिया बचकानी सी स्पीच दी है जिसे सुनकर हम पेट पकड़कर हंसते हैं। तो वो जो सैम ने पॉलिटिशियंस के सामने एंडिंग में बिल्कुल जो फ़नी स्पीच दी है, वहाँ पर देखिए उस सीन में एक सबसे पहले एक पॉलिटिशियन सैम से कहती है कि भाई 5 वर्ष पहले जिन शरणार्थियों को हमने आने दिया था अपने देश में, क्या उन्हें हम पालते रहे ज़िंदगी भर?
ये वो प्रश्न पूछती है वो पॉलिटिशियन। उसके बाद दूसरा पॉलिटिशियन कहता है कि भाई उन लोगों का क्या जो 5 वर्ष पहले गायब हो चुके थे और अभी 5 वर्ष के बाद में जब वो वापस आए हैं और वे आकर देखते हैं कि उनके घर में कोई और रह रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? इस प्रश्न के ऊपर सैम का रिएक्शन क्या था पता है? इस प्रकार से वो एक सांस छोड़ता है और उसके बाद कुछ पता नहीं अनर्गल सी इधर उधर की बातें करता है जिसका कोई लॉजिक नहीं था। इसके बाद वो पॉलिटिशियन फिर से सैम से पूछता है कि क्या तुम समझ रहे हो इस प्रॉब्लम को, समस्या को? और इसके बाद जब सैम के पास में कोई लॉजिक नहीं बचता, कोई तर्क नहीं बचता, कोई काउंटर करने के लिए आर्गुमेंट नहीं बचता, तो वो अपने आप को विक्टिम दिखा देता है कि भाई मैं समझ नहीं रहा हूं, मैं एक ब्लैक आदमी हूं, मैं कृष्णवर्णीय आदमी हूं, मैंने अपने शरीर पर अमेरिका का फ्लैग लपेटा हुआ है और इस देश के ज़्यादातर लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे जज करते हैं, मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, अभी भी कई लोग मुझे यहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं, हेट करते हैं मुझसे, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं समझ नहीं रहा हूं। हालांकि उस पॉलिटिशियन ने प्रश्न क्या पूछा था, सैम उत्तर क्या दे रहा है, कहीं दूर दूर तक भी उन बातों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और एंडिंग में सैम वही कहता है कि भाई पॉलिटिशियन एक कॉल कर दे तो भाई करोड़ों करोड़ों लोगों को खाना खिला सकता है। कोई सेंस था इस बात का? भाई मतलब ठीक है, आप अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि इनका क्या कहना है, जो मैं इस पॉलिटिशियन की बात से समझा कि भाई 5 वर्ष पहले कुछ लोग गायब हो गए थे, उसके बाद में ढेर सारे रिसोर्सेज अलग अलग देशों के पास में बच गए हैं। ठीक है, आधी दुनिया गायब हो गई तो ढेर सारे रिसोर्सेज है, उन जो लोग गायब हो गए हैं उनके घर है, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, जो भी है रिसोर्सेज बहुत सारे बच गए हैं ना। तो शायद इस कारण से अलग अलग देशों ने जो शरणार्थी है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, रेफ्यूजीज़ है, जो भी है, उनको अपने देश में आने दिया और शायद उन लोगों ने उस संपत्ति पर कब्जा कर लिया है अभी। ठीक है, 5 वर्ष में। अब होता क्या है, 5 वर्ष के बाद में जब ये गायब हुए लोग वापस आते हैं तो वे लोग अपनी खून पसीने की कमाई वापस चाहते हैं। ठीक है ना? तो इन फ्लैग स्मैशर्स का कहना है कि नहीं 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 नहीं, हमने इस पर कब्जा किया, अब ये हमें चाहिए, नहीं दोगे तो हम सो कॉल्ड क्रांति लाएंगे, सो कॉल्ड अपने अधिकारों के लिए। और इस बात को इस सीरीज में जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। मतलब अमीरों का जो संपत्ति है वो गरीबों में बांट देनी चाहिए, जो भी कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी है, कॉरपोरेट वर्ल्ड से अमीरों से छीन लो, उनकी संपत्ति को छीन लो, गरीबों में बांट दो, तो ये सो कॉल्ड इक्वलिटी लाएंगे, ये इनकी आइडियोलॉजी है। या फिर जो सैम कहता है कि एक पॉलिटिशियन फ़ोन कर दे, करोड़ों लोगों को खाना खिला दो, जो ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के भाई वेलफेयर स्कीम्स लाओ पब्लिक के लिए, सरकार ही सब कुछ करे, सब कुछ गवर्नमेंट ओन हो और गवर्नमेंट फ्री में बांटे, बस लोगों को वेलफेयर स्कीम्स लाए, सब्सिडी लाए, लोगों को खिलाए बिठाकर। और यही करने के कारण दुनिया के कितने सारे देश बर्बाद हो गए, हमने देखा है इतिहास में। अभी हाल ही का उदाहरण ले लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वेनेजुएला का उदाहरण ले लीजिए। सोशलिस्ट स्कीम्स लाई, सारी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया। एक गवर्नमेंट किसी कंपनी को ओन करती है तो उन्हें उस कंपनी के विकास होने से कोई मतलब नहीं होता कि भाई हम कंपनी को आगे लेकर के जाएंगे। उन्हें बस बैठ गए हैं ऊपर बोर्ड पर कंपनी के, तो अपना भला हो, अपने गले में डालो, सब कुछ करप्शन करते जाओ, और फिर वोट चाहिए तो भाई लोगों को सस्ते में उन प्रोडक्ट्स को देते जाओ, और वोट्स चाहिए तो भाई सरकारी भर्ती भरते जाओ, एम्प्लॉयज़ को भरते जाओ। इस कारण से फिर उनका कंपनी तो पूरी तरीके से घाटे में चली जाती है, डूबती चली जाती है, सरकारी तिजोरी पर भार पड़ने लग जाता है। और जो कुछ थोड़ी बहुत प्राइवेट इंडस्ट्रीज बची भी हुई थी वेनेजुएला में, उन इंडस्ट्रीज ने दम तोड़ दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज थी उनके दाम इतने ज़्यादा कम थे कि उनके साथ में ये कम्पीट कर स्पर्धा कर ही नहीं पा रही थी ये प्राइवेट कंपनी, जो थोड़ी बहुत केवल बची थी। फिर सारी दैनंदिन जीवन की जो वस्तुएं, चाहे दूध हो, टॉयलेट पेपर ही क्यों ना हो, खाने पीने की सब्जियां आदि क्यों ना हो, मास्क क्यों ना हो, जो भी दैनंदिन जीवन की वस्तुएं होती हैं, वो लाइनें लगा लगा कर सरकारी सब्सिडी के कम पैसे की वो लेते जा रहे थे। और ये सारे विजुअल्स हमने अपने आंखों से देखे कि कैसे तड़प तड़प कर वहाँ पर लोग मरे, कितने अनगिनत लोग, लाखों लाखों लोग वेनेजुएला छोड़कर भागे। ये है सोशलिज्म के, कम्युनिज्म के परिणाम। आप बिठाकर लोगों को खिलाओगे, इससे किसी का भी भला नहीं होता है। गरीबी बहुत लोगों ने देखी है, आप में से भी बहुत सारे लोग गरीब बैकग्राउंड से ही आए हुए होंगे। आपके, हमारे माता पिता ने, हमने कितनी सारी ऐसी कहानियां सुनाई है कि कितनी मेहनत से, पुरुषार्थ से वे आगे बढ़े हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी हम मुझे यही कई बार बताया कि भाई 10वीं 8वीं 9वीं तक तो उनके पास चप्पल तक नहीं थी पैर में पहनने के लिए, कपड़े बांधकर स्कूल जाते थे। ऐसे बैकग्राउंड से हम में से 80-90% से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, पर ऊपर उठे ना वे।
ऐसा नहीं ना कि कहीं जाकर बम फोड़ दिया, किसी सरकारी इमारत में, संसद में जाकर बम फोड़ दिया, किसी पॉलिटिशियन को गोली से मार दिया, या पानी टाइम पर नहीं आया तो भाई जल विभाग में जाकर बम फोड़ दिया हमने। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से किसी का कभी ना भला हुआ है और ना कभी किसी का भला हो सकता है। कम्युनिज्म हो या सोशलिज्म, एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। ये दोनों कभी भी किसी भी प्रकार से सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन का, संसार का मूल है कर्म का सिद्धांत। आप कर्म करो, पुरुषार्थ करो, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। अगर आपको कोई कहे कि आपको बिठाकर कोई खिलाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये क्या, दूसरों की जमीन पर, दूसरों के बंगलों पर, दूसरों की गाड़ी पर, दूसरों के रिसोर्सेज पर, जिन्होंने वो खून पसीने की कमाई से वो कमाया था, उस पर आपने कब्जा कर लिया है और भाई आप छोड़ने को तैयार नहीं हो। भाई हम एक ऐसे देश से आते हैं जहां पर अगर किसी दुकानदार का 1 रुपये भी ज़्यादा हमारे पास आ जाता है ना, तो भी रात को नींद नहीं आती कि नहीं यार उसे वो 1 रुपये वापस देना है, मुझे किसी के उपकार मुझे अपने पास नहीं रखने हैं। दूसरे दिन जाकर हम उसे वापस दे देते हैं। इस बैकग्राउंड से, इस विचारधारा से हम आते हैं, एक ऐसे देश से हम आते हैं। और ये लोग रिवोल्यूशन, क्रांति, सो कॉल्ड अधिकार, अमीरों की संपत्ति छीनो, हे गवर्नमेंट उसने बहुत पैसे कमाए हैं, लाओ लाओ मुझे दो। ये चाहे मनी हाइस्ट हो या ये फिल्म हो या ऐसी जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली फिल्में हैं, चाहे वी फॉर वेंडेटा हो जो सो कॉल्ड अधिकारों के लिए संसद को बम से उड़ाता है, सारी एक ही आइडियोलॉजी की फिल्में हैं। और इससे किसी का किसी भी प्रकार से कभी भी भला हो ही नहीं सकता। और हमारे भी देश में, कोलकाता में आप देख लीजिए, 30 वर्ष से ज़्यादा समय तक वहाँ पर कम्युनिस्टों का शासन रहा था। क्या किया उन्होंने वहाँ पर? कोलकाता एक सबसे बड़ी मेट्रो सिटी थी एक समय। सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे वहाँ पर थे, सबसे ज़्यादा उद्योग वहाँ पर थे, सबसे ज़्यादा बिजनेसेस वहाँ पर थे, कंपनी कारखाने वगैरह थे। कम्युनिस्टों का शासन रहा 30 वर्षों तक। सारे उद्योग धंधे एक के बाद बंद होते गए। लोगों के मन में कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर वो क्या कार्ली कहती है ना, ये जो बड़े बड़े बिग कॉर्पोरेट्स है और ये जो बड़े बड़े देशों को चलाने वाले भेड़िए हैं, मतलब देशों को चलाने वाली भेड़िया मतलब लोकतंत्र की सरकार वो कह रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसके विरुद्ध उनके मन में जहर भरा हुआ है, जो कि हर एक कम्युनिस्ट के अंदर भरा हुआ होता है। वो इसी प्रकार से लोकतंत्र के विरुद्ध और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के विरुद्ध ऐसे ही बोलते रहते हैं, जैसे कि हमारे देश में अंबानी, अदानी ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कार्ली मैगनथाउ जो है वो ये कॉर्पोरेट और ये बड़े बड़े देशों को चलाने वाले जो भेड़िए हैं, यानी लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारें हैं, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम उसको लगते हैं। तो उसी प्रकार से कम्युनिस्टों ने भी वेस्ट बंगाल में जब उनका शासन था तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के विरुद्ध, बिजनेसमैन के विरुद्ध कि भाई ये खून चूसते हैं, ये गरीबों का खून चूसते हैं, ये मजदूरों का खून चूसते हैं, फिर मजदूरों के आंदोलन पर आंदोलन, ढंग से काम नहीं, काम पर कोई आए नहीं, बार बार आंदोलन करते जाए, तो कंपनीज बंद पड़ गई। वहां से उद्योग धंधे, वहां पर बड़े बड़े जो उद्योगपति थे वे छोड़कर चले आए, वहां से भाग आए वहां से। कईयों के बहुत ज़्यादा एक नरसंहार भरा इतिहास रहा है, कईयों की बहुत हिंसा उनके साथ, उद्योगपतियों के साथ हिंसा हुई है। और इसके बारे में पूरी अगर आपको जानकारी चाहिए तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो अभी वेस्ट बंगाल पर उन्होंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देखिए, बहुत स्पष्टता से उन्होंने नाम लेकर, उन कंपनीज के नाम बताकर ये सारी बातें उन्होंने वहां पर दिखाई है। तो ये हालात है पूरी दुनिया में जहां पर भी इन कम्युनिस्टों का शासन रहा है। और मुझे बहुत दुख हुआ कि मार्वल ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है अपनी सीरीज के माध्यम से। कार्ली के डेथ को एक बहुत बड़े किसी क्रांतिकारी की डेथ की तरह दिखाया है, जिसके बाद में सैम बहुत बड़ा एक मजाकिया और फनी स्पीच देता है पॉलिटिशियंस के सामने, जिसे सुनकर पेट पकड़कर हम हंसते हैं। ये मजाकिया तो मैं कह रहा हूँ, बाकी सीरीज में उनको एक बहुत किसी एपिक स्पीच की तरह उन्होंने उसे दिखाया है। तो एक तरफ तो ये है हमारे फ्लैग स्मैशर कम्युनिस्टों का ग्रुप, एंटी नेशनलिस्ट, एंटी पेट्रियाटिक ग्रुप, और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल अपोजिट नया कैप्टन अमेरिका है, जिसने अपने पूरे शरीर पर फ्लैग ही लपेटा हुआ है। एक तरफ है फ्लैग स्मैशर्स जो एंटी पेट्रियाटिक है, और दूसरी तरफ है एक ऐसा सुपर हीरो जिसे उसकी पेट्रियोटिज्म के लिए ही जाना जाता है। उसी प्रकार से देशभक्ति, राष्ट्रवाद के अनुसार ही उसे डिजाइन किया गया था कैप्टन अमेरिका को। इसी कारण से उसके ऊपर उसी अमेरिका का फ्लैग है, और अमेरिकन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने वाला हमेशा से कैप्टन अमेरिका को कहा जाता रहा है। जॉन वॉकर का जो नया कैप्टन अमेरिका जिसको दिखाया है, उस कैरेक्टर को भी मैंने उतना जितना उसके बारे में पढ़ा, यूएस एजेंट के बारे में, तो उसे एक सुपर पेट्रियट कहा गया है। सुपर पेट्रियट, बहुत प्रखर राष्ट्रवादी है वो। तो ये जो नया कैप्टन अमेरिका है जॉन वॉकर, वो एक बहुत बड़ा देशभक्त है। कई सारे युद्ध उसने लड़े हुए हैं, कई सारे ऑपरेशंस में वो गया हुआ है, कई सारे मेडल्स उसको मिले हुए हैं। तो जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अमेरिकी, तो वो कहते हैं कि अमेरिकी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक नए कैप्टन अमेरिका को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रवादी नया कैप्टन अमेरिका है, उसको ऑब्वियसली
नासमझ, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड और थोड़ा निगेटिव शेड उसको दिया गया है। हालांकि जब स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका थे तब उनको इस प्रकार का निगेटिव शेड नहीं दिया जा सकता था, ऐसे उनको निगेटिव नहीं दिखाया जा सकता था। फ्लैग स्मैशर्स के विरुद्ध वो लड़ रहे हैं तो उनको गलत नहीं दिखाया जा सकता था। इसलिए अभी स्टीव रॉजर्स नहीं है तो एक नया कैरेक्टर वो लेकर के आए हैं जॉन वॉकर का, और उसको फिर थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड, नासमझ, सेल्फ ऑब्सेस्ड, उतावलेपन में गलत निर्णय लेने वाला, इस प्रकार से इस जॉन वॉकर को दिखाया है। तो ये दो साइड हो गई कहानी की, एक तरफ है फ्लैग स्मैशर्स और दूसरी तरफ है ये नया कैप्टन अमेरिका और बीच में है हमारे द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। जो ये काली मैगनथाव है उसके कॉज को सही मानते हैं, उसके उद्देश्य को सही मानते हैं कि भाई तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, बस तुम्हारा मार्ग गलत है। ये उद्देश्य किस अनुसार सही है, कैसे सही है, ये सच में मैं समझ नहीं पाया। मतलब उन लोगों के घरों पर कब्जा करना, उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करना, ये किस एंगल से सही है। पर फिर भी सैम पूरी सीरीज में कहता रहता है कि भाई कार्ली तुम्हारा उद्देश्य सही है पर रास्ता गलत है, तुम्हारा उद्देश्य सही है पर रास्ता गलत है। तो ये भी उसी फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप के विरुद्ध लड़ तो नहीं रहे पर उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं सैम और बकी। फ्लैग स्मैशर्स से लड़ने के साथ ही सैम और बकी को उनके खुद के भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स से सीरीज में लड़ते हुए दिखाया है। जैसे कि जो सैम है उसके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो सैम की बहन है वो उनकी जो पारिवारिक पिता की जो बोट है उसे बेचना चाहती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, पर सैम कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये हमारे परिवार की निशानी है, इसे हम नहीं बेच सकते। हालांकि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हास्यास्पद लगी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो सैम अपनी पारिवारिक निशानी को बचा कर रखना चाहता है क्योंकि भाई उसके पिता के खून पसीने की वो कमाई है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है, एक ऐसे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, या फिर सपोर्ट करने की अपेक्षा हम ये कह सकते हैं कि उनको वो डिफेंड कर रहा है या उनके उद्देश्य को वो सही मान रहा है, उस ग्रुप के जो ग्रुप दूसरों की खून पसीने की कमाई पर कब्जा करके बैठा है। हाँ, और वहाँ से वो हटना नहीं चाहते, उन रिसोर्सेस को वो छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि ये उनका अधिकार है। तो भाई सैम भैया को अपनी वोट उन रिफ्यूजीज को दे देनी चाहिए या अपना घर उन रिफ्यूजीज को दे देना चाहिए। वहाँ पर तो वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण रो रहे हैं, तो भाई जो 5 वर्ष के बाद लोग वापस आए हैं उनके भी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, उनके भी तो खून पसीने की कमाई है ना, तो वो क्यों छोड़ेंगे अपनी कमाई को। और ये जो सो कॉल्ड रिफ्यूजीज है वो किस अधिकार से दूसरों की खून पसीने की कमाई पर अपना हक जता रहे हैं, और उन्हें अपने देश में वापस जाने में क्या प्रॉब्लम है। वहां जाए, वहां मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, पैसे कमाए, मौत से रहे, ईश्वर ने 2 हाथ 2 पाँव सब कुछ शरीर उनको दिया हुआ है। तो पता नहीं, मतलब कुछ बड़ा ही विचित्र सा अजीब सा लॉजिक है। अब फाल्कन के बाद विंटर सोल्जर का जो कैरेक्टर है बकी का, वो अपनी ही ग्लानि और पश्चाताप की आग में जल रहा है, उससे जो भूतकाल में गलतियां हुई थी उनके कारण। इन सारे कैरेक्टर्स और सब्जेक्ट्स के अलावा सीरीज में एक और विषय पर विशेषतः अलग से फोकस किया गया है, और वो विषय है अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ में, कृष्णवर्णीय लोगों के साथ में वहाँ पर जो अन्याय होता है वो विषय। सीरीज में आइजिया ब्रैडली नाम का जो कैरेक्टर है उसके माध्यम से इस विषय को उन्होंने हमारे सामने रखा है, और वो कैरेक्टर हमें इमोशनल भी करता है। सीरीज के एंडिंग में जब वो कैरेक्टर खुद का स्टैचू म्यूजियम में देखता है, सैम उसे दिखाता है वहाँ उन्हें ले जाकर, तो वो सीन हमें इमोशनल करता है। और देखिए अभी पिछले ही वर्ष हमने देखा कि यूएस इलेक्शन से ठीक पहले ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा एक बहुत बड़ा आंदोलन अमेरिका में हुआ था। अमेरिका सहित पूरे विश्व के जितने भी लिबरल्स थे, जो कम्युनिस्ट वगैरह थे, सब ने उस कैंपेन को सपोर्ट किया था। ब्लैक लाइव्स मैटर का हैशटैग चलाकर ट्वीट्स वगैरह पूरे विश्व से किए गए थे। भारत के भी कई सारे तथाकथित सेलिब्रिटीज़ ने ये ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। और अमेरिका में बहुत ज़्यादा आगजनी इस आंदोलन के दौरान हुई थी। अरबों खरबों की संपत्ति को वहाँ नुकसान पहुंचाया गया था, कई सारे सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल्स वगैरह को लूटा गया था। ये सारे विजुअल्स हमने पिछले वर्ष देखे थे, यूएस इलेक्शन से ठीक पहले इस आंदोलन को चलाया गया था। अब मैंने देखा ये जो सीरीज़ है इसके बाद मैंने यूट्यूब पर कुछ बच्चों के रिव्यूज़ भी देखे, जिनके जो सुपर हीरो मूवीज़ के ही रिव्यूज़ वगैरह करते हैं, और मैंने देखा कि वे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। उन्हें लगता है कि ये जो कैंपेन वगैरह चलाया गया था ब्लैक लाइव्स मैटर का वगैरह, ये उन्हें सच में लगता है कि उन लोगों को सच में ब्लैक कम्युनिटी से, ब्लैक लोगों से उन्हें उनकी सच में चिंता है, इस कारण से वो आंदोलन चलाया गया था, ऐसा उनको लगता है। मतलब आजकल जो बच्चे हैं उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में, इसके पीछे का पॉलिटिक्स क्या है, इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, पर फिल्मों के माध्यम से ही वे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभावित वे होते हैं आजकल की फिल्में, सीरीज़ वगैरह देखकर, और तुरंत वे जो देखते हैं उन बातों को सच मान लेते हैं।
पर इसके पीछे का पॉलिटिक्स उन्हें पता नहीं होता। अब देखिए, जो भी पूरे विश्व के वामपंथी लिबरल्स कम्युनिस्टों ने वगैरह जो ट्वीट किए थे #BlackLivesMatter, क्या आपको सच में लगता है कि उन्हें ब्लैक कम्युनिटी से, ब्लैक लोगों की कोई चिंता है उनको? सच में आपको ऐसा लगता है? अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पिछले वर्ष जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर का आंदोलन चल रहा था, बस उसके कुछ ही दिनों के बाद में 9 नवंबर को मोजाम्बिक में 50 लोगों की हत्या, वहाँ का जो IS यानी इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ जो आतंकवादी संगठन है, एक जिहादी आतंकवादी संगठन है, उसने 50 लोगों की हत्या की थी 9 नवंबर को अफ्रीका में, मोजाम्बिक में। किसी एक सिंगल तथाकथित सेलिब्रिटी का, जिन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर के हैशटैग चलाए थे, उनका किसी एक सिंगल सेलिब्रिटी का ट्वीट आप मुझको दिखा दीजिए। उसके ही कुछ दिनों के बाद में, 21 दिनों के ही बाद में 30 नवंबर को वहां पर नाइजीरिया में 110 फार्मर्स को बोको हराम ने, जो बोको हराम भी एक जिहादी आतंकवादी संगठन है, उसने 110 फार्मर्स की हत्या की, कई सारे लोगों के गले काटे। किसी एक सिंगल सेलिब्रिटी का, तथाकथित सेक्युलर लिबरल का इस पर एक ट्वीट भी कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी ने इस घटना की निंदा की हो, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, अपनी सांत्वना व्यक्त की हो, कहीं पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये भी तो ब्लैक लोग ही है अफ्रीका के, क्या इनके जीवन की कोई कीमत नहीं है? और ये मैंने केवल कुछ घटनाएं आपको बताई है। 2017 के बाद में 2500 से भी ज़्यादा जो अफ्रीकन लोग हैं, उनकी हत्या इन आतंकवादी संगठनों ने की हुई है ना। ये तो केवल ऑफिशियल आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, संख्या इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। और इसी आतंकवादी ये जो अस्थिरता है वहाँ पर, इस कारण से लाखों लाखों लोग, 6 से 7 लाख लोग वहाँ उन देशों से भागे हैं और दूसरी जगह विस्थापित होकर, शरणार्थी होकर गए हुए हैं। तो ये जिन आतंकवादी संगठनों के कारण ये रिफ्यूजीज की समस्या क्रिएट होती है, उनके विरुद्ध ये वामपंथी लिबरल्स एक शब्द नहीं बोलेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई अगर आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बोलता है खुले तौर पर मंच से, तो ये उसको हेट फैलाने वाला कहते हैं, नफरत की राजनीति करने वाला कहते हैं। और जब ये आतंकवादी संगठन ऐसे कई सारे ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को मार देते हैं, उनके गले काटे जा रहे हैं पिछले 3-4 वर्षों से, ये उन पर एक शब्द तक नहीं बोलेंगे, ना ही उन घटनाओं की, उन हत्याओं की ये निंदा करेंगे। और रिफ्यूजी समस्या का मूल कारण, चाहे सीरिया से आने वाले रिफ्यूजीज हो या इस प्रकार से अफ्रीकन कंट्री से आने वाले जो रिफ्यूजीज हो, उसके पीछे का मूल कारण आतंकवादी है। पर उस आतंकवाद के विरुद्ध ये लोग एक शब्द तक नहीं बोलेंगे। और आतंकवाद के विरोध में बोलने वालों को ये फासिस्ट कहते हैं। तो ये आजकल के मतलब जो बच्चे होते हैं, जो ऐसी फिल्में देखकर तुरंत बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और वो जो देखते हैं बस उन बातों को सच मान लेते हैं। उन्हें सच में लगता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करने वालों को सच में ब्लैक लाइव्स की चिंता है। ये दुखद है। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इन बातों से, बहुत जल्दी उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। और देखिए, जो रिफ्यूजीज़ की समस्या है या फिर बाउंड्रीज़ को सील करने की, बाउंड्रीज़ को बंद करने की, बाउंड्रीज़ पर दीवार खड़ी करने की जो बात है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही कई बार कही हुई थी। और इस बात का वहाँ के जो लिबरल्स है, लेफ्टिस्ट है, वे बहुत मजाक उड़ाते थे। और ये जो सीरीज़ है वो ठीक US इलेक्शन से ही पहले रिलीज़ होने वाली थी। अगस्त 2020 में इसको रिलीज़ किया जाने वाला था, पर कोरोना महामारी के कारण ये 8 महीने बाद अभी मार्च में रिलीज़ हुई है। नहीं तो ये तभी अगस्त 2020 में ही US इलेक्शन से ठीक पहले इसको रिलीज़ किया जाने वाला था, जो इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बाउंड्रीज़ को सिक्योर करना और ब्लैक लाइव्स मैटर। और उन्हीं दोनों बड़े मुद्दों को इस सीरीज़ में भी उठाया गया है। तो हाँ, जल्दी हमें किसी भी चीज़ से, चाहे वो कोई भी सीरीज़ वगैरह कोई क्यों ना हो, भले ही आप किसी प्रोडक्शन हाउस के कितने भी बड़े फ़ैन क्यों ना हो, पर किसी से कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। बस देख लो और छोड़ दो। और मैंने देखा यार, कई बच्चे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि भाई मतलब उनको 10-12 वर्ष पहले, MCU का जो पूरा भी 10-12 वर्ष उनको हो गए हैं, तो उनको सारा याद है। 12 वर्ष पहले फलानी फलानी फिल्म में, फलाने सीन में, इतने मिनट पर फलाना कैरेक्टर ऐसे चीखा था, ऐसे खासा था। और साथ में उनको ये भी याद होता है कि उसी सीन को उस कॉमिक बुक में थोड़ा अलग तरीके से उस कैरेक्टर को छींकते हुए दिखाया है, कॉमिक बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से उसको खांसते हुए दिखाया है। ये सारे उनको याद होता है, सारे कैरेक्टर्स उस कॉमिक बुक में वो कैसा छींका था, कैसे खासा था, फिर उसका जो फिल्म एडेप्टेशन है उसमें वो कैसे छींकता है, खांसता है वो कैरेक्टर। और केवल इतना ही नहीं, इन सारे सीन्स को लेकर उनकी 100 प्रकार की 100 फैन थियरीज होती है, और उन 100 फैन थियरीज में वो कैरेक्टर 100 प्रकार से छींकता है, खांसता है। हे भगवान, इतना क्यों ऑब्सेस्ड होते हो भाई किसी चीज़ से? ठीक है ना, देख ली सीरीज़, देख ली, छोड़ दो, भूल जाओ आप। हाँ, फिल्म देखने के बाद में उछलो कूदो, 2-4 घंटों के लिए आपने बहुत मज़ा आ गया, आपको बोल दिया, एंजॉय कर लिया, बस हो गया ना, बस हो गया। इतना किसी चीज़ से क्यों ऑब्सेस्ड होना? चलो ठीक है, जो भी है। द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर
कुछ एक्शन सीक्वेंसेस सीरीज़ के बढ़िया थे। मतलब लगता नहीं कि एक केवल टेलीविज़न सीरीज़ है, एक फिल्म के बजट से काफ़ी अच्छे खासे बजट के साथ उन्होंने उन एक्शन सीक्वेंसेस को शूट किया हुआ था। हो सकता है कि कुछ मार्वल फैंस को उन सीन्स को देखकर गूज़बम्स वगैरह भी आए, शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाए। वैसे मुझे तो कहीं पर फिल्म देखते हुए ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला कोई मूवमेंट दिखा नहीं, पर ओवरऑल अगर आप मार्वल फ़ैन हैं, आपको कहानी को कंटिन्यू करना है, जो करना है करेंगे ही, हम कितना भी कहें तो भी वो करेंगे ही, तो वो उसके लिए आपको सीरीज़ वैसे भी देखनी ही पड़ेगी। बाकी अगर आप मार्वल के फ़ैन नहीं हैं तो भी देख लो, आपके ऊपर है, आपको देखना है नहीं देखना है। सीरीज़ के कैरेक्टर्स बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भले ही वो कैरेक्टर्स जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में गलत बातें दिखाई जा रही है, वो एक अलग विषय है, पर हाँ कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से लिखा गया है। वेल रिटन कैरेक्टर्स है, स्टोरी इंगेजिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, थोड़ा बहुत वायलेंस एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह है, तो बच्चों के लिए है, देख सकते हैं आराम से परिवार के साथ में, आप देखना चाहते हैं तो। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अपनी कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।